हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो सी सेट वाला पोर्शन है उसका आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि क्या पेपर है, कैसा पेपर आता है, कितना नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पोर्शन पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए सी सेट को, और इस तरीके के कई सारे आपके जो सवाल हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पेपर की, उसको लेकर ये लेक्चर है। और आगे भी इसको लेकर हम और लेक्चर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले भी मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की कुछ क्लासेस ली हैं आपको, तो मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है पहले। मेरा नाम राहुल शर्मा है, बीटेक मैंने आईटी ब्रांच से किया है, आईटी इंडस्ट्री में 5 साल काम किया है, यूपीएससी का मेंस 6 बार लिखा है, मतलब प्रीलिम्स 6 बार क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू फेस किया है 2 बार। इसके अलावा ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीएसीआईओ, एसएससी सीजीएल ये सब एग्ज़ाम निकाले हुए हैं और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क करता हूँ करेंटली, ठीक है। तो सी सेट क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, भले ही आप मतलब सबको पता होगा ये बात कि सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, पर फिर भी देखिए हम जो यूपीएससी के अंदर जब प्रिपेयर करने बैठते हैं, ठीक है, तो जीएस पेपर 1 के ऊपर तो हमारा बहुत फोकस होता ही है। हम 1 साल पहले से, कुछ लोग 1.5 साल पहले से, कुछ लोग 6 महीने पहले से जीएस पेपर 1 की आप प्रीलिम्स के अंदर तैयारी चालू कर देते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, पूरा 1 साल 1.5 साल लंबा प्रोसीजर है, फिर आप प्रीलिम्स के अंदर जाके अभी अक्टूबर में जो प्रीलिम्स है उसमें जाके बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी गलती की वजह से और थोड़ी सी आपकी केयरलेसनेस की वजह से अगर आप जीएस पेपर 2 और सी सेट के ऊपर अगर ध्यान ना दें तो आपकी पूरी की पूरी 1-1.5 साल की मेहनत खराब हो सकती है और आपको फिर 1 साल बाद वापस पेपर के अंदर दोबारा बैठना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए सी सेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है। आगे इसके बारे में और देखेंगे। मैं आपको सी सेट पढ़ा रहा हूँ और मेरे जो 6 अटेम्प्ट है उनमें हर एक में लगभग सी सेट में 170 to 180 मार्क्स रहे हैं मिनिमम, इससे ज़्यादा ही रहे हैं 170 से, ठीक है। तो 180 से भी ज़्यादा रहे हैं। तो इसी वजह से कुछ मेरा एक्सपीरियंस है सी सेट को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम बिल्कुल भी इस तरीके से थियोरेटिकल, मतलब ये हमारा मकसद नहीं रहेगा कि जैसे कोई सीजीएल की कोचिंग चल रही हो और हमें हर एक तरीके का मेथड और फॉर्मूलेज रटने और वो सब। हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेंगे, उनका पैटर्न देखेंगे, ठीक है, और उनमें किस तरीके से स्कोर किया जा सकता है मैक्सिमम वो देखेंगे, और कितना टाइम देना पड़ेगा सीजीएल के, सॉरी ये यूपीएससी के जो सी सेट पेपर 2 के लिए, ठीक है, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेपर के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, सी सेट के पेपर के पैटर्न के बारे में। तो 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो जीएस पेपर 1 के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, वहीं जो सी सेट वाला पेपर है इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले। और इसके अंदर भी जीएस पेपर 1 की तरह 1/3 नेगेटिव होती है, यानी कि लगभग 2 नंबर सही होने के और गलत के आपके -0.67, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव है इसके अंदर भी, इसीलिए ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अटेम्प्ट को देखना होगा कि हम मैक्सिमम जो हमें सही लग रहा है उसी को करने की कोशिश करें, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा, जैसे कि जीएस पेपर 1 के लिए मिलता है। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर आता है, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होता है। पहले ये सी सेट जो है इसके मार्क्स यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जोड़ा करते थे, ठीक है ना। यूपीएससी प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 दोनों के मार्क्स जुड़ के कट ऑफ आया करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पेपर 2 को क्वालिफाइंग बना दिया गया है, ठीक है, पेपर 2 को क्वालिफाइंग बना दिया गया। तो कई सारे बच्चे इस चेंज के बाद मैंने देखा कि क्वालिफाइंग होने की वजह से ये पेपर 2 के ऊपर से फोकस लोगों का हट गया और इसका गलत परिणाम कुछ बच्चों को फेस करना पड़ा, जहां उनकी थोड़ी सी केयरलेसनेस की वजह से, जहां उनके जीएस पेपर 1 में कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स भी आ रहे थे, उसके बावजूद भी जीएस पेपर 2 को हल्के में लेने की वजह से उस साल का अटेम्प्ट उनका वो खराब हुआ, ठीक है। तो भले ही 33% मार्क्स लेके आने, केवल 66 मार्क्स से ऊपर लेके आने हैं, पर उसके बावजूद भी हम इस पेपर को केयरलेसनेस के साथ नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं सबसे पहले सी सेट का। इस क्लास के अंदर तो हम पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। तो सिलेबस की बात कर लें सी सेट के अंदर, तो सी सेट के अंदर आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस टाइप देखने को मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, ठीक है।
पैसेजेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि 80 वर्ड्स के कोई पैसेजेस हो सकते हैं, 80 शब्दों के छोटे पैसेजेस जिसमें हर एक पैसेज के बाद एक सवाल होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा। 200 शब्द के भी पैसेजेस आते हैं, बड़े पैसेजेस आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3 से 4 सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है, 3 से 4 सवाल भी आ सकते हैं बड़े पैसेजेस के अंदर। छोटे पैसेजेस आते हैं जिसमें एक सवाल ही आता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर भी हमारा एक पूरा लेक्चर रहेगा कि कैसे कॉम्प्रीहेंशन को इजीली मतलब एक्यूरेटली सॉल्व किया जा सके, ठीक है, तो वो देखेंगे हम। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी कुछ इसी से जुड़ा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बताऊंगा क्यों इतना ज़्यादा वो नहीं है इसके अंदर फिलहाल। तो फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे यूपीएससी के प्रीवियस आए हुए, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम आने वाले क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। हम ज़्यादा कुछ फॉर्मूले और उसके अंदर नहीं देंगे, सिंपल तरीके देखेंगे कि किस तरीके से रीजनिंग करके कोई एक तरीका है क्या कि किसी तरीके के सॉल्व को क्वेश्चन कैसे क्या करना है। जैसे कि कोई ऐसे तरीके के क्वेश्चन आ गए कि 4 लोग हैं, वो 4 अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, वो 4 अलग अलग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके पास 4 अलग अलग सब्जेक्ट है, फिर बोल दिया जाएगा कि ए इस कॉलेज में है, बी सी इस कॉलेज में है, और आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए कौन से शहर में। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा फिर आपके डाइस के कुछ क्वेश्चन होंगे कि भाई सामने ए फेस कर रहा है, इधर बी है, ठीक है, तो डाइस के। और इसके अलावा भी कई सारे एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको कि मतलब कोई स्ट्रक्चर, मतलब कोई पैटर्न आ जाएगा, इस तरीके का पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि अगला पैटर्न क्या होगा, ठीक है, या फिर एक नंबर की सीरीज हो सकती है, ठीक है, आपको अगला नंबर गैस करना पड़ेगा सीरीज के अंदर। तो इस तरीके के आपके लॉजिकल रीजनिंग के, जनरल मेंटल एबिलिटी के, एनालिटिकल एबिलिटी के कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यूपीएससी के अंदर, और हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी एक पैटर्न है कि डिसीजन मेकिंग मतलब किस तरीके के फैसले लेने चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सीसेट के अंदर, सिलेबस के अंदर। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर इसका पोर्शन जो है ये कम होता चला गया, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस का बस बेसिक क्या क्या सिलेबस के अंदर है वो देख रहे हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग का कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आगे देखेंगे कि इनमें से कौन सा पहला पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है, बेसिक न्यूमेरेसी में नंबर्स और उनके रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, इन सब के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा नंबर 3 डिजिट से, वो 3 से डिविजिबल होगा क्या, लास्ट डिजिट क्या होगा। इसके अलावा एक नंबर है जिसका यूनिट और टेंस डिजिट को उल्टा कर दिया अगर तो क्या होगा, ठीक है, नया नंबर क्या होगा। इस तरीके के बेसिक न्यूमेरेसी के बहुत ही सिंपल क्लास 10 लेवल तक के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा आईआईटी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप आराम से बना सकते हैं उन्हें, ठीक है। तो वो बेसिक न्यूमेरेसी के नंबर्स और उनके रिलेशन देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टेबल, चार्ट्स, आपको पाई चार्ट्स होगा, टेबल्स होंगे, अलग अलग कंपनीज के कुछ डेटा दिए हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, ये वो, इस तरीके के कई सारे आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आगे चल के थोड़ा सा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिलेबस तो हमने देख लिया कि कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, डिसीजन मेकिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, किस लेवल का आ रहा है वो भी हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन ये आपका बेसिक सिलेबस है। अब इस सिलेबस में से हमें एक चीज जो ध्यान से देखनी है वो ये देखनी है कि पिछले कुछ सालों में कौन से वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि हमारा फोकस उस पोर्शन के ऊपर ज्यादा रखा जा सके, ठीक है। तो वो देखेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी आपकी 2 तरीके की होनी चाहिए इसके अंदर। सबसे ज्यादा तो प्रैक्टिस करने होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ये डिपेंड करता है, देखिए अगर आप 1-2 बार पेपर दे रहे हैं सीसेट का पुराने साल का और आपको लग रहा है कि आप 150 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि ह्यूमैनिटीज या आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस इतनी कम नहीं है, उनको बेसिक न्यूमेरेसी के अंदर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एक तो होता है आपने जो 10-15 दिन इसकी पढ़ाई की या 1 महीना पढ़ाई की आपने, ठीक है, 1 महीना इसकी पढ़ाई की, तो वो आपकी चीज़ आपको मदद करेगी पास होने के लिए। और अगली चीज़ होगी कि आप 2 घंटे के अंदर जब एग्जाम में बैठे होंगे तब क्या करते हैं, वो 2 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वही 2 घंटे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस पेपर के अंदर,
कि आप वहां क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको एक बना के रखनी होगी। आपको देखना होगा कि 80 क्वेश्चन हैं तो कैसे उनमें से कितने सॉल्व करने हैं, क्या मेरी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, कौन से पोर्शन को मुझे पहले करना है, ये सब चीजें, ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। अगली चीज, लाइटली नहीं लेना, लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है इस पेपर को, क्योंकि क्या देखा हमने कि आपकी 1-1.5 साल की जो पूरी मेहनत है, 1-1.5 साल की जो पूरी मेहनत है, पूरा जो हार्डवर्क है आपका, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके सीसेट पेपर के ऊपर भी। सीसेट पेपर के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है कि क्वालिफाइंग अगर नहीं कर पाए, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो पूरा 1 साल आपको वापस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं कट ऑफ की, तो 80 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 33% लाने हैं मार्क्स, ठीक है, तो 33% यानी कि लगभग 27 क्वेश्चन आपको सही करना, ठीक है, 27 क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं होगा और 27 सही होंगे तो आपका कट ऑफ निकल सकता है। लेकिन क्या हम 27 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे? मैं कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने जब जाता था तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिलते थे, जो कुछ साथ के दोस्त होते थे, कुछ कलीग्स होते थे, वो क्या करते थे, पहले से ही डिसाइड करके आते थे कि यार 27 क्वेश्चन सही करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 32 से 34 तक अटेम्प्ट करूंगा, केवल 32 से 34 जो मुझे सबसे अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, मुझे ये स्ट्रेटेजी इतनी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि 32 से 34 में ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ गोले भरने में, ठीक है, बबल भरने में कुछ गलती हो जाए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन के अंदर, और आप सीधे 27 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी तरीके का रिस्क ही ना हो, ताकि जब हम पेपर देके लौटे तो हम केवल जीएस पेपर 1 के मार्क्स मिलाएं, पेपर 2 की तो हमें टेंशन भी ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वेश्चन, जो कि मेरा मानना है कि मतलब अगर आप एक्यूरेसी के साथ भी कर रहे हैं तो भी आपको कम से कम 45 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, 45 क्वेश्चंस तो कम से कम अटेम्प्ट करने ही चाहिए। पर अगेन हमारी कोशिश क्या रहेगी, अगर हम अगर स्पीड अपनी बढ़ा पाते हैं, अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 170, 180, 190 मार्क्स लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि लाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी कि मतलब इतना ही लाना है, लेकिन अगर 150 से ज्यादा आपका स्कोर आ रहा है तो कम से कम आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी कि रिजल्ट आने वाला, यार सी सेट में क्या हुआ था, जीएस पेपर में तो इतना अच्छा गया, ठीक है। तो इस वजह से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि पहले तो आप कुछ दिन प्रैक्टिस करें इसकी सी सेट के पेपर की, और पेपर में किस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। कॉम्प्रीहेंशन वाला पैसेज मेरा अच्छा है क्या मेरा कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट अच्छा है, क्या मैं बेसिक न्यूमेरिसी के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करता हूं, मेरी एक्यूरेसी कहां ज्यादा है, ये टेस्ट करना है सबसे पहले आपको, कि मेरी बेसिक न्यूमेरिसी में, या फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करता हूं, या मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, तो मुझे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी पहले से ही तैयार होनी चाहिए पेपर के लिए, ठीक है ना, ताकि आप वहां जाके ये ना सोचे कि अरे यार ये क्या करना है, ये वाला करूं पहले या ये करूं, इसके ज्यादा अटेम्प्ट करूं या ना करूं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे हम और उसी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी देखिए आप अपने हिसाब से कि कौन सा वाला पार्ट आपको ज्यादा सूट करता है, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करके इस पेपर को, तो हमारे बीच से जो ये कोई रास्ते का रोड़ा ना बने, हमारे कोई कांटा ना बने, इसको हटा दें, ठीक है ना, उस तरीके से। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चंस का ब्रेकअप पिछले कुछ सालों के अंदर। भाई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि भाई पिछले कुछ सालों के अंदर, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आए, पिछले कुछ सालों के अंदर किस तरीके से, कौन से वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमने अलग अलग पोर्शन देखे थे, तो इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट है, लगातार आप 2014 से लेकर 2019 तक देख रहे हैं कि 30 के आसपास क्वेश्चन, 31, 30, 28, 30, 26, 30, ठीक है। तो यानी लगभग 30%, वो 30 क्वेश्चन, 80 में से 30 क्वेश्चन, 80 में से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आपको कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस तो करनी ही है, कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी, कि मैं 80 वर्ड वाले ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, वो मेरे ज्यादा सही होते हैं, या 200 शब्द वाले पैसेज मेरे ज्यादा सही होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस के साथ करनी होगी थोड़ी सी। आप देख सकते हैं कि 80 वर्ड्स वाले पैसेज भैया कि मेरे लिए ज्यादा ठीक है, या 200 शब्द वाले, लेकिन 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाला तो करना ही करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसके बाद बात चलती है अगले वाले पोर्शन की, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग देखिए आप, इसके भी 23, 18, 21, 22, 18 लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस तो लॉजिकल रीजनिंग से भी आते हैं।
ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से, यानी 30 तो हो गए कॉम्प्रिहेंशन से और लगभग 20 किधर से हो गए आपके लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग की बात करें तो पीछे कुछ वर्षों में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसमें से। और इसके बाद बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी जो हमने देखा था स्पीड, डिस्टेंस और नंबर्स का वो तो जोड़ घटाना और सब उस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसके अंदर वो क्लॉक के क्वेश्चन और आपके डायरेक्शन वायरेक्शन के क्वेश्चन, ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो भी हम पूरे प्रैक्टिस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को देखेंगे और उन्हीं से ही क्या मेथड उन पे लगाया जा सकता है, कैसे किए जा सकते हैं, इजीली एक्यूरेटली कैसे किए जा सकते हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी की बात करें तो बेसिक न्यूमरेसी में 20, 30, कभी 31, 28, 18, 32, यानी इस पोर्शन से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी बेसिक न्यूमरेसी यानी बेसिक मैथ्स जो 10th लेवल की मैथ्स है, क्लास 10th लेवल की जो मैथ्स है, इससे भी आपको 30 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या समझ में आ रही है यहाँ पे बात कि पहली बात तो ये कि किन्हीं भी दो पोर्शन को हम अगर बहुत अच्छे से कर लें, देखिए कॉम्प्रिहेंशन से 30, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 20 और बाकी 30 लगभग आपके बेसिक न्यूमरेसी। तो अगर कोई आप इन तीन में से, कॉम्प्रिहेंशन में से या फिर रीजनिंग में से या फिर बेसिक न्यूमरेसी, इन तीन में से अगर किसी ने दो पे भी अच्छा कमांड कर लिया, ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस आपके लगभग अटेम्प्ट हो जाएंगे बहुत आसानी से और आपको 33% का कट ऑफ इजीली क्लियर कर पाएंगे। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम तीनों के अंदर, क्योंकि ये पैटर्न देखिए चेंज भी हो सकता है, किसी साल ऐसा हो जाए कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन 10-15 ही आए, या फिर लॉजिकल रीजनिंग से ही 10 क्वेश्चन आ रहे हैं केवल, या बेसिक न्यूमरेसी से केवल 10-15 क्वेश्चन आए, तो उस साल फिर आपको कहीं ये ना लगे कि यार स्ट्रेटेजी ये तो उल्टी पड़ गई। तो इसलिए हमें तीनों की ही प्रिपरेशन करनी है और दो को बहुत अच्छे से भी किया जा सकता है, और कोशिश रहे तो तीनों जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, आपका जो न्यूमरेसी वाला पार्ट है और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, तीनों के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करके इस पेपर का स्ट्रेस हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, क्या करना है हमें, कैसे पेपर की तैयारी करनी है इसकी, मैंने पहले भी बताया कि आपको पहले खुद को जज करना है। आपको पुराने सीसेट के पेपर लेके ये देखना है कि भाई मेरी तैयारी कैसी है, मतलब क्या मेरे हिसाब से पेपर में अगर नॉर्मली ही पेपर दे रहा हूं तो कितना स्कोर कर पा रहा हूं। ठीक है, तो पुराने ईयर के, प्रीवियस ईयर के आप पेपर करके देखिए। ठीक है, उसको हम आपके साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, और उसके बाद फिर आपको अपने पेपर की स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा आपको सूट कर रहा है, या रीजनिंग आपको सूट कर रहा है, या बेसिक न्यूमरेसी आपको सूट कर रहा है। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के भी हमने देखे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके 2018 में तो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के, वहीं जो 19 के अंदर है उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना, तो 18 के अंदर 14 क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसके भी क्वेश्चन बढ़ घट सकते हैं, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये इतना ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है, इसको करा जा सकता है आसानी से, तो डेटा इंटरप्रिटेशन को भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक तैयारी रहेगी हमारी सिलेबस की, और इसी के अंदर आगे बढ़ेंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी डिमांड भी उठ रही थी सीसेट के पेपर की। ठीक है, और मुझे सिनॉप्सिस आईएएस की तरफ से ये मौका मिला है आप लोगों को सीसेट का आपकी क्लास लेने का। ठीक है, तो चलिए आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम शुरू करेंगे रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और देखेंगे कि उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका सीसेट का। मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू।